जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बुद्धि से संबंधित जो एमपीटेट 2020 जो परीक्षा 2022 में हुई थी, 1 से लेकर 15 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बुद्धि चैप्टर से पूछे गए समस्त प्रश्नों के अंतर्गत 16वें प्रश्न क्रमांक से शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बुद्धि चैप्टर के जो हैं छांट के आपके लिए लाए हैं, जो कि एमपीटेट 2022 एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। ये आपके 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को फिर सब्सक्राइब बाद में करिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, स्टर्न स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके रूप में भी जाना जाता है। स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत था उसको किसके रूप में भी जाना जाता है? बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत, या फिर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिसंरचना सिद्धांत, या बुद्धि का द्विसंरचना सिद्धांत? किसके रूप में स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत को जाना जाता है, बताइए। जी हाँ, तो बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत है, जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है, वो कौन सा है? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ताओं की एक सूची तैयार की। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी जो निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सी बुद्धि गार्डनर के अनुसार नहीं है? नंबर 1 तार्किक गणितीय बुद्धि, ये तो है। और विशेष बुद्धिमत्ता, ये भी है। कायिक गतिकीय बुद्धि यानी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये भी है। लेकिन जो है गार्डनर के सिद्धांत में जो बुद्धि की सूची थी उसमें भावनात्मक बुद्धि का कहीं भी स्थान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है? नंबर 1 मूल्य प्रणाली, नंबर 2 मौखिक एवं गैर मौखिक संचार, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 3 अधिगम की व्यवस्था की प्रक्रिया में अंतर। जो कौन सा है जो सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है, बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि जो है सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चार्ल्स स्पियरमैन द्वारा चार्ल्स स्पियरमैन जो थे उनके द्वारा प्रतिपादित द्विकारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको कथन छांटना है चार्ल्स स्पियरमैन के द्विकारक सिद्धांत के आधार पर, और कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको बताओ। चलिए, नंबर 1, चार्ल्स स्पियरमैन ने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि 2 कारकों से बनी है, सामान्य या जी कारक, विशिष्ट या फिर एस कारक। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जी कारक ने मानसिक कार्यों को करने की क्षमता का संकेत दिया था, ये भी सही है। किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए किसी को कुछ विशिष्ट क्षमताओं की आवश्यकता होती है, इस विशिष्ट क्षमता को एस कारक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 ये तीनों सही है। अब अंत का पढ़ के देख लेते हैं। जी कारक परिवर्तनीय कारक है, जबकि वी कारक अपरिवर्तनीय और स्थिर है। जो है ऑप्शन नंबर डी आपका जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है, बाकी ऊपर के 3 कथन सत्य है। तो उसने पूछा था कि स्पीयरमैन के सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जी कारक परिवर्तनीय है, बल्कि ये ऐसा नहीं है। और बी कारक एस अपरिवर्तनीय है या और स्थिर है, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता द्वारा सबसे अधिक परिभाषित है? निम्नलिखित में आनुवंशिकता द्वारा कौन सबसे अधिक परिभाषित है? भावना, नैतिकता, बुद्धि या फिर सामाजिक कौशल? तो ये सीधा सीधा कोटेशन है, जो है आनुवंशिकता द्वारा सबसे अधिक परिभाषित कौन है? बुद्धि। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल है? गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें जो है किस प्रकार की बुद्धि में, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि में कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण शामिल है? नंबर 1
भाषाई बुद्धि में, नंबर 2 वस्तु प्रेक्षण बुद्धि में, या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि में, या फिर शारीरिक गति संवेद बुद्धि में। कौन सी बुद्धि में जो है मानसिक चित्रण और कल्पनाशील सोच सम्मिलित है? तो देखिए वस्तु प्रेक्षण बुद्धि जो है स्पेशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंतर्गत कौन सी कल्पनाशील सोच और मानसिक चित्रण हार्डनर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को इस रूप में परिभाषित किया है कि बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह किसका कोटेशन है? सीधा सीधा कोटेशन पूछा है कि बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसका कोटेशन है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जॉन सी रेवन का, ऑप्शन नंबर बी है एडविन बोरिंग का, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, या फिर डेविड वेक्सलर। बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, किसका कोटेशन है ये? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है एडविन बोरिंग का कोटेशन है कि बुद्धिमत्ता वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए गार्डनर से कितने सारे प्रश्न पूछे गए, तो एक एक टॉपिक को जब हम समझते हैं तो हमें जो है समझ में आता है कि किस प्रकार के प्रश्न किस पार्ट से जो है पूछे जाते हैं। तो आप बुद्धि चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद इसके प्रश्न के ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान में शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना, नए शब्दों को याद रखना आदि शामिल है। कौन सी बुद्धि में ये सब शामिल है? कौन सा? शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना और नए शब्दों को याद रखना। भाषाई बुद्धि में, वस्तु प्रेक्षण बुद्धि में, तार्किक गणितीय बुद्धि में, या फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि में। तो यहाँ पर क्लियर आप समझ पा रहे होंगे कि जो है भाषा से संबंधित ये सब प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि शब्द वाक्य समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना और नए शब्दों को याद रखना, ये सब किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है रेमंड कैटल के अनुसार, रेमंड कैटल के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि का क्या होता है? देखिए जो पिछला वीडियो था उसमें आया था रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि का क्या होता है? तो ठोस बुद्धि वहां हमने बताया था कि बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है किसकी? तरल बुद्धि की। तो वहीं पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो तरल बुद्धि है उसमें बढ़ती उम्र के साथ गिरावट आती है और ठोस बुद्धि में बढ़ती उम्र के साथ जो है वृद्धि होती है, क्योंकि जो ठोस बुद्धि है वो अनुभव पर आधारित होती है। तो यहाँ पर है बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि का क्या होता है? तो तरल बुद्धि में गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता खालिस्तान का सक्रिय पहलू है। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक जो बौद्धिकता है वो खालिस्तान का सक्रिय पहलू है। किसका? बुद्धि का, रचना का, मनोवृत्ति या फिर बोध का? तो जो है संक्रियात्मक जो बौद्धिकता है वो सीधे सीधे बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष एवं मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो 10 का 10 बार जाएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ 12 धाम 120। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाया, ऊपर लिखा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु थी 12 वर्ष तो यहाँ हमने रखा 12 वर्ष, और वास्तविक आयु थी 10 वर्ष तो यहाँ पर हमने रखा 10 वर्ष। क्रॉस किया, 10 से 10 कटा तो 10 बचा, 12 धाम 120, यानी कि जो मानसिक आयु 12 वर्ष थी उसकी जो बुद्धि लब्धि निकली है वो निकली है 120। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने अपने मॉडल को बुद्धि की संरचना एसआई प्रतिरूप नाम दिया? एल एल थर्स्टन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जेपी गिलफोर्ड ने, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने? अपने जो बुद्धि की संरचना का एसआई प्रतिरूप नाम किसने दिया है बताइए। जी हाँ,
तो जो अपने मॉडल की जो बुद्धि की संरचना का ऐसा ही प्रतिरूप नाम दिया है वो दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत का नाम क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, समूह बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे अच्छा तर्क यह है कि क्या है? समूह जो बुद्धि परीक्षण है उसके लिए सबसे अच्छा तर्क क्या है? सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, या फिर शिक्षकों को नैदानिक जानकारी प्रदान करता है, या फिर कम तनाव है व्यक्तिगत परीक्षण की तुलना में, या फिर आईक्यू निर्धारित करने का सबसे कम खर्चीला तरीका है। समूह बुद्धि परीक्षण सबसे अच्छा जो फायदा है इस बुद्धि परीक्षण का वो क्या है? तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आईक्यू निर्धारित करने के लिए समूह में हम बुद्धि परीक्षण करेंगे, और यह जो है सबसे कम खर्चीला तरीका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवृत्ति वितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगभग एक घंटाकार वक्र के सदृश होता है। इस वक्र को क्या कहा जाता है? जो बुद्धि लब्धि के प्राप्तांक हैं यदि इनकी आवृत्ति वितरण का एक जो है वक्र बनाए, और लगभग जो कैसा बनेगा, घंटाकार वक्र के समान प्रतीत होगा, इस वक्र को क्या कहा जाता है? सरल वक्र, बंद वक्र, सामान्य वक्र, या फिर बीजीय वक्र। तो इस प्रकार के जो वक्र है उसको कहा जाता है सामान्य वक्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजेश एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। जो राजेश नाम का एक बालक है वह प्रतिभाशाली है, जो बहुत छोटी उम्र में ही जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है। हालांकि वह कभी भी अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता है क्योंकि वह उनके साथ तालमेल बिठा नहीं पाता है। इसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है? तो जो पिछला वीडियो था उसमें भी आपको बताया था, बुद्धि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें एक सेल्डन नाम का व्यक्ति था 160 जिसकी बुद्धि लब्धि थी। इस प्रकार का भी उसमें प्रश्न बना था। सेम वही प्रश्न इसमें है कि राजेश एक प्रतिभाशाली बच्चा है और बहुत छोटी उम्र में जटिल समस्या को हल कर सकता है, लेकिन जब अन्य लोगों के साथ बच्चों के साथ खेलने की बात आती है तो वह तालमेल नहीं बिठा पाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें किस सिद्धांत की व्याख्या होती है? तो उसमें सीधे सीधे सिद्धांत की व्याख्या होती है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। बहुबुद्धि सिद्धांत की इसमें व्याख्या होती है कि एक तरफ तो वो जटिल समस्याओं को हल कर रहा है, मतलब गणितीय तार्किक बुद्धि उसके अंदर है, लेकिन अन्य बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है क्योंकि उसके अंदर सामाजिकता के जो गुणों का विकास है वो नहीं हुआ है, वो सामाजिक बुद्धि उसके अंतर्गत विकसित नहीं हुई है। तो यह जो समझाता है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समझाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वीडियो की भांति हर वीडियो में हम 15-15 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 15 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। पहले वीडियो में हमने जो है 15 प्रश्नों को डिस्कस किया था, दूसरे वीडियो में भी हमने 15 प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम बुद्धि के लगभग 30 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बुद्धि के 2 वीडियो और आगे, क्योंकि लगभग 60 प्रश्न जो है एमपी टेट में जो है बुद्धि चैप्टर से पूछे गए थे। तो इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही आपको बाकी के जो है वीडियो प्राप्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।